Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. Today in this session we will discuss the detailed solution of our first mock test about lecturer and SSP patient. So आज जो हमारा दिन को टेस्ट हुआ है इसमें उसकी की और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाएंगी जी. तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. सो पहला हमारे पास क्वेश्चन था जो आज का हमारा सेशन था उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये इंडिकेटर होते हैं बेसिकली. कहते हैं पिंक इन एसिडिक मीडियम, येलो इन बेसिक मीडियम. पहला ऑप्शन. बी ऑप्शन था येलो इन एसिडिक मीडियम, पिंक इन बेसिक मीडियम. और सी ऑप्शन कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, पिंक इन बेसिक मीडियम. और डी ऑप्शन पिंक इन एसिडिक मीडियम, कलरलेस इन बेसिक मीडियम. तो बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आप अगर देखें जो हमारे पास क्या होता है मिथाइल ऑरेंज होता है. मिथाइल ऑरेंज दो कैटेगरी में आपके पास बनाता हूँ. एक मैं बनाता हूँ जी एसिडिक और एक बनाता हूँ बेसिक. तो देखें ये मिथाइल ऑरेंज जो है ये एसिडिक कंडीशन जब होती है तब कौन सा कलर देता है, और जब आपके पास बेसिक कंडीशन होती है तब कौन सा कलर देता है. तो बच्चों याद रखना है कि जब आपके पास एसिडिक मीडियम होता है तो मिथाइल ऑरेंज का कलर आपके पास क्या होता है, रेडिश सा होता है. रेड या इसको पिंक भी बोल सकते हो, पिंकिश या रेडिश सा कलर होता है. ठीक है. और जब आपके पास बेसिक मीडियम होता है तो मिथाइल ऑरेंज का कलर आपके पास क्या होता है, येलो होता है. तो अब ये इसको आपने याद रखना है और इसमें आपने आंसर ढूंढना है कि आपके पास ये ए वाला ऑप्शन जो है ये आपके पास क्या है, फिर करेक्ट है कि मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिडिक मीडियम में क्या होता है, पिंक लिखा हुआ है, रेडिश सा होता है. ठीक है. रेडिश या पिंक जो भी हो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. और आपके पास बेसिक मीडियम में क्या होता है, येलो होता है. इसके साथ साथ एक और एमसीक्यूज़ को भी आप माइंड में रख लें. फिनोफ्थलीन एक दूसरा इंडिकेटर होता है, उसके बारे में देख लें. फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है, इसका क्या कलर होता है. सारे इंडिकेटर से कलर क्वेश्चन पूछा तो इससे भी पूछा जा सकता है, दोनों का आपको पता होना चाहिए. इसका भी देखें बच्चों एसिडिक और इसी तरह बेसिक दोनों मीडियम में इसके कलर आपको पता होने चाहिए जी. ये कॉमन से इंडिकेटर है तो आपको पता होना चाहिए. एसिडिक मीडियम में इसका क्या कलर होता है, कोई कलर नहीं होता बच्चों, कलरलेस होता है जी. कलरलेस, कोई कलर नहीं होता एसिडिक मीडियम. अगर जब बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक मीडियम में इसका कलर कैसा होता है, पिंक कलर होता है. तो याद रखना है मिथाइल ऑरेंज का एसिडिक मीडियम में रेडिश कलर, ठीक है, और बेसिक मीडियम में येलो. जबकि जो फिनोफ्थलीन है इसका एसिडिक मीडियम में कोई कलर नहीं होता, कलरलेस, मगर बेसिक मीडियम में इसका क्या होता है, पिंक कलर होते हैं जी. ये हमारा पहला एमसीक्यूज था जी. नेक्स्ट चलते हैं दूसरे एमसीक्यूज के ऊपर. कहते हैं द फंक्शन ऑफ क्विक लाइम इन सोडा लाइम मिक्सचर इज. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोडा लाइम क्या होता है, क्विक लाइम क्या होता है. बच्चों सोडा लाइम की अगर हम बात करें, सोडा लाइम, तो सोडा लाइम आपके पास क्या होता है, ये मिक्सचर होता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम का ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम. किस लिए यूज़ होते हैं, दिस इज़ यूज फॉर डी कार्बोक्सिलेशन. मसलन किसी मालिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है तो उसके लिए उस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इसमें जो क्विक लाइम है, क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं. क्यों कहते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है सोडा लाइम में. तो बच्चों इसका फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि ये आपके पास जो मॉइस्चर होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, कि एब्जॉर्ब मॉइस्चर प्रेजेंट इन सोडा लाइम. कि सोडा लाइम जो है ये सोडा लाइम का मिक्सचर है, इसमें आपके पास जो मॉइस्चर होगी उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा. इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ यूज़ करते हैं. इसका भी आपको पता होना चाहिए जी, इंपॉर्टेंट है, अक्सर चांस है पूछा जाए. थर्ड क्वेश्चन है, कहते हैं फिनोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड एट लो टेम्परेचर टू गिव. कि फिनोल कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाते हैं. तो एक बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास जो फिनोल होता है, फिनोल, ठीक है, OH इधर में आगे कर लेता हूँ, फिनोल. तो इसको अगर आप इसका रिएक्शन कराएं किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2, और यहाँ पे मैं वाटर लिख लेता हूँ, इसके साथ रिएक्शन कराएं तो आपके पास वाइट PPT बनती है. बेसिकली वाइट PPT बनती है. इसका एक टेस्ट भी होता है.
ठीक है। वाइट पीपीटी बनती है, इसका एक टेस्ट भी होता है। फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ बेसिकली क्या ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाता है, ठीक है। तीनों पोजीशन पे आर्थो मेटा पैरा तीनों पोजीशन पे आके ब्रोमीन आके लग जाती है। मगर इसी फिनॉल का जब आप रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, Br2, और कंडीशन क्या है कि यहाँ पे वाटर नहीं है, कार्बन डाइसल्फाइड, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब आपके पास रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो अब आपके पास क्या बनती है बच्चों, फिनॉल का या तो आपके पास क्या बनती है, आपके पास फिनॉल का जो बनता है वो आपके पास क्या होता है, आर्थो आइसोमर्स बनता है, प्लस आपके पास क्या होता है पैरा। क्या मतलब कि आर्थो पोजीशन पे जाके ब्रोमीन लग जाती है, या आपके पास जो दूसरा कंपाउंड बनता है उसमें पैरा पोजीशन पे जाके लग जाती है। मसलन आप एक मालिक्यूल में तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन नहीं लगती, बल्कि अलग अलग मालिक्यूल में या तो आर्थो पे लगेगी या पैरा पे। क्यों, क्योंकि OH ग्रुप मौजूद है, वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन को यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है कि आपके पास क्या बनता है, आर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल आपके पास क्या होते बन जाते हैं जी। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फिनॉल ऑन रिडक्शन विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। रिडक्शन किसको बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या निकल की प्रेजेंस में जब फिनॉल्स की रिडक्शन होती है, तो बच्चों आपको पता है फिनॉल की जब रिडक्शन करें, मतलब उसमें हाइड्रोजन को ऐड करें, तो आपके पास क्या बनेगी, आपके पास अल्कोहल बनेगी। अल्कोहल कौन सी बनेगी, उसके साथ एक कुछ इस तरह सी बनेगी ना, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया और इसके ऊपर ये OH आ जाएगी, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सानोल बन जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है डी ऑप्शन जी, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपके पास क्या है, डी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। बच्चों इसमें आप सारे कंपाउंड्स को देखें ना, तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, देखें आपके पास क्या है, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए, ठीक है। अब क्या अब मसन ये पोजीशन बताई है कीटोन की, कि पहले में 2 4 डाइऑन, दूसरे में 2 3, तीसरे में 2 5 और आखिर में डी में 3 ऑन, ठीक है। तो हम पहले वाले को देखते हैं, 2 4 डाइऑन। 2 का मतलब क्या है, ये 1 पोजीशन, ये 2, ये 3 और ये 4। मसलन 2 पे भी डाइऑन है और आपके पास क्या है, 4 पे भी डाइऑन है, ठीक है। कहते हैं इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन किसमें होगा, तो बच्चों इस वाले जो पहला ही मॉलिक्यूल है इसमें आप देखें कि यही आपके पास आंसर बनते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी वेसिनिटी में 2 हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। इस वजह से इस हाइड्रोजन को ये क्या करेंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये हाइड्रोजन आपके पास ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन कौन सा बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 में ए बनेगा जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन, के हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें पूछा हुआ है कि न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन किस में पॉसिबल है। तो बच्चों इसमें अगर आप देखें क्वेश्चन 6 में हमारे पास 2 ऑप्शन करेक्ट है। एक आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है और दूसरा जो ऑप्शन है वो आपके पास कौन सा है, रिमर तेमर रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का तो आपको पता है ना, जब हम क्या करते हैं, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स की अल्काइलेशन वगैरह करते हैं, तो तब भी आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं। कैसे करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लीवियस एसिड, कोई अल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट कराते हैं एरोमेटिक के साथ, तो आपके पास क्या होता है, अल्काइलेशन हो जाती है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो रिमर तेमर रिएक्शन है। इसमें आपके पास क्या होता है बच्चों, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये नेम रिएक्शन है बेसिकली, कि इसमें जो आपके पास फिनॉल है, फिनॉल, ठीक है, इसका हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3, और यहाँ पे क्या प्रेजेंस होनी चाहिए, बेस प्रेजेंस होनी, KOH। तो आपके पास क्या होती है, फॉर्माइलेशन हो जाती है और फिनॉल की जो आर्थो पोजीशन है वहाँ पे आके फॉर्माइल ग्रुप लग जाते हैं, CHO। तो इसमें भी आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो 2 ऑप्शन है इसमें क्या होगी करेक्ट है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और दूसरे रिमर तेमर रिएक्शन में, ठीक है, इन दोनों में आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है जी। कैनिजारो और क्लेमेंसन दोनों रिडक्शन, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एरीन्स डू नॉट शो। एरीन्स आपके पास क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, एरीन्स बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको हम एरीन्स बोलते हैं, जैसे बेंजीन वगैरह, ठीक है, टॉल्वीन होगी, ये एरीन्स हैं जी। तो आपके पास क्या कहते हैं कि डू नॉट शो, क्या शो नहीं करता, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं,
डीलोकलाइजेशन तो होती है, ग्रेटर स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी भी होती है, रेजोनेंस भी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, एडिशन नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपके पास क्या है, डी है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल कैन बी, कि किसी सब शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो सकते हैं, कौन सा फार्मूला बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में का अगर आपको नहीं भी आता ना बच्चों, आपको एल की वैल्यू तो पता होती है ना एजीमुथल क्वांटम नंबर के। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0, पी के लिए क्या होती है 1, डी के लिए क्या होती है 2, और आपके पास एफ के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है 3 होती है। ये तो आपको पता है कम से कम, ठीक है। तो अगर ऑन स्पॉट आपको अगर इसका आंसर नहीं भी आता तो आप इसमें रख के देख सकते हैं। यही सब शेल होते हैं ना आपके पास, एस पी डी एफ, ठीक है। तो ऑन स्पॉट भी इसको आप क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी। अब इसमें आप देखें कि एस सब शेल में हमें ये तो पता है कि ऑर्बिटल होते 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो पहले वाले फार्मूले में एल की जगह 0 रखें तो आंसर क्या आएगा 2, पी के लिए 1 रखें तो आंसर क्या आएगा 6। तो बात ठीक है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जी, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी के लिए आप 2 रखें तो कितना आते हैं 4 2 8 + 2 10 आ गया, बिल्कुल डी में 10। तो आपके पास पहला वाला ऑप्शन करेक्ट बन रहा है ना, ठीक है। तो ये पहला वाला जो फार्मूला 4l + 2 ये हमें क्या बताते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल। और ये जो सी ऑप्शन है इसका भी आपको पता होना चाहिए, ये क्या बताते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो सी ऑप्शन बताते हैं। मगर इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या है, ए ऑप्शन है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कहते हैं विच वन विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कि ये जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने किसके पास होंगे। बच्चों याद रखें, जिसके के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसके अंदर उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। पहला क्या है 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दूसरा 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, तीसरा 18 ग्राम ऑफ वाटर, चौथा क्या 18 मोल ऑफ वाटर। तो डेफिनेटली डी ऑप्शन इसमें आपके पास क्या होंगे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के जी। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं विच इज द बेस्ट सूटेड मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ पैरा एंड आर्थो नाइट्रोफिनॉल फ्रॉम 1,1 मिक्सचर। तो बच्चों आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल ये 2 तरह के फिनॉल्स हैं। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जस्ट ए मिनट। ये हमारे पास फिनॉल है, आर्थो नाइट्रो का मतलब है NO2, ठीक है, और पैरा फिनॉल्स का मतलब है OH, यहाँ पे NO2। ये अक्सर पूछे जाते क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आप देखें इन दोनों का हम सेपरेशन करते हैं बच्चों। इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर। और इसके अंदर यहाँ पे आपके पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस बॉन्डिंग को जो मॉलिक्यूल्स के अंदर ही हो एक ही मॉलिक्यूल के, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसकी एसोसिएशन नहीं हो सकती, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस साइड पे ये एक मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएशन करते हैं और इस साइड से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएशन करते हैं, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी अपनी बॉन्डिंग करते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इनको फिर हम सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होते हैं। तो हमारे पास जो टेक्निक आती है वो डी ऑप्शन आती है कि स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो दो सब्सटेंस मिक्सचर में, तो आपके पास उस टेक्निक को यूज करके हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं जी, ठीक है। रीजन भी पता होना चाहिए क्यों सेपरेट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, द इरिटेशन काज बाय रेड आंट बाइट इज ड्यू टू। रेड आंट मतलब जो चूंटी होती है जब ये काटती है तो इरिटेशन होती है, ठीक है। वो किस वजह से होती है बच्चों, वो ऑप्शन बी है, फार्मिक एसिड के, उसके अंदर फार्मिका, इसी रेड आंट से वर्ड निकले ना, कि उसके अंदर उसके डंक के अंदर क्या होता है, फार्मिक एसिड होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, इरिटेशन होती है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, कहते ए कैटलिस्ट कैन बी डिस्क्राइब एज ए सब्सटेंस। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, पहला ऑप्शन है अंडरगो चेंज टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, प्रोवाइड्स ए पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि कैटलिस्ट का जो असल काम है बच्चों वो ये है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है हमारे पास उसको ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते, कम करते, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते, फास्ट हो जाते, और एक अलग पाथवे रिएक्शन को प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से वो होता है, जिसके अंदर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होती है तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा काम है जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। पहले डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कम करो, ये तो बात ही गलत है। टेम्परेचर कम किया रेट भी कम होगा। इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, ये भी गलत है। रिड्यूसिंग, क्योंकि प्रेशर कम होगा तो आपके पास रेट कम होगा। रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये बात सही है कि एक्टिवेशन एनर्जी को आप कोई भी ऐसा तरीका कार आए कि उसको आप कम करो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तेज हो जाएगा। और डी ऑप्शन भी देख लो, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी बात गलत है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन रेट कम होगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और बच्चों जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रिड्यूस कैसे होती है, अभी मैंने बताया कि बाय यूजिंग कैटलिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर इन ए क्रिस्टल बाय, यहाँ पे बात है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जब क्रिस्टल लैटिस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं बच्चों, तो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो जुड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वन डर वाल्स अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कब होती है बच्चों, जब आपके पास आयनिक सॉलिड हो तब, ठीक है, वो मॉलिक्यूल नहीं होते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये स्पेशल कैसे मॉलिक्यूल का, इसके जैसे वाटर है या आइस है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़े होते हैं। वन डर वाल्स अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल मतलब आयोडीन वगैरह इस तरह के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्रिस्टल लैटिस में ड्यू टू वन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है जी। नेक्स्ट है कहते हैं फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 0.01 मोलर HCl एंड 0.1 मोलर NaOH आर मिक्स इन इक्वल वॉल्यूम। आपके पास दो सॉल्यूशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखना है इसको, मैं ट्रिक भी बताता हूँ इसकी अगर सीखना भी आपने। दो सॉल्यूशन है, एक है आपके पास क्या है HCl का सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01। दूसरा सॉल्यूशन है NaOH का जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.1। अब कहता है कि दो इक्वल वॉल्यूम है, 1 लीटर आप ले लो, दोनों को मिक्स करते हो तो नई पीएच क्या होगी। बच्चों एक ट्रिक सिंपल आपको बताता हूँ, देखो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच उसी की होगी। आप देखो ना, बी ऑप्शन भी एसिडिक रेंज में आ रहा है, 7 वाला न्यूट्रल में आ रहा है और डी वाला 2 में आ रहा है। एसिडिक की स्ट्रेंथ क्या है, कम है, ये तो हो ही नहीं सकती। आपके पास बेस की स्ट्रेंथ 0.1 है, वो स्ट्रांग है बेस, तो आपके पास पहला ऑप्शन आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ये तो आ गई अंदाजा लगा के ना क्वेश्चन। अब हम इसके प्रॉपर सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फाइंड करेंगे, कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसको फाइंड करेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन बेसिकली कितनी है। तो आप देखें पहले आपके पास क्या है, पहला सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोल। दूसरा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो चूंकि H+ आयन देगा ना HCl, तो उस वो H+ आयन इसको क्या करेगा, कम करेगा, वो H के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो उसको इसकी कंसंट्रेशन से माइनस कर लो। उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.01। अब दो मिक्सचर हैं तो डिवाइड करो क्या 2 पे, आपके पास जो आंसर आता है बच्चों 0.045 मोलर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमने ये काम तो नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने पीएच फाइंड करनी है, सॉल्यूशन की पीएच बतानी है। तो आपके पास जो आंसर आया है जो क्या बता रहा है, मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ये कंसंट्रेशन आ गई। तो आप यहां से क्या करो, पीओएच फाइंड कर लो। पीओएच कैसे फाइंड करते हैं, माइनस लॉग ऑफ OH आयन, ठीक है। OH आयन की कंसंट्रेशन अभी आपने निकाली है, कितनी है 0.045, कितनी है 0.045, ये कंसंट्रेशन है। अब इसका क्या करो, इसका लॉग ले लो, ठीक है, माइनस लॉग लो, तो आपके पास बच्चों जो आंसर आता है वो आपके पास कितना आता है 1.35 आते हैं। अब आपको एक रिलेशन का पता है कि पीएच प्लस POH, ये दोनों जब आप इक्वल करें तो ये बराबर होते हैं किसके, 14 के। तो पीएच का नहीं पता मगर POH का पता है कि आपके पास कितनी है 1.35 है, ठीक है। तो पीएच प्लस 1.35 इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब ये 1.35 उस साइड पे जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो आपके पास क्या बनेगा, पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 1.35। तो क्या आंसर आया जी हमारे पास, शिट जस्ट अ मिनट, किधर गया क्वेश्चन, हाँ हमारे पास जो आंसर आया बच्चों इससे निकाल के वो आपके पास क्या है 12.65 आ जाएगा, ठीक है। 14 में से 1.35 निकाल, तो ऑप्शन आपका पहले ही करेक्ट है, ठीक है। मैंने पहले भी तरीका बता दी, दूसरा उसका सोल्यूशन भी बता दिया कि इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह आपने क्या करना है, इसको सॉल्व आउट करना है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कहते हैं विच फोर्स इज इन्वॉल्व इन द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में कौन सी फोर्स इन्वॉल्व होती है, स्टेशनरी, मोबाइल फेज में या एड्सॉर्प्शन जो होती है। तो बच्चों उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, लंडन फोर्सेज भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होती है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये सारी फोर्सेज उसमें ऑपरेट हो रही होती है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन
नंबर 17 कहते हैं द सॉल्व्स इन विच द डिस्पर्स फेज एग्जिबिट, डिस्पर्स फेज क्या होते हैं जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं, एग्जिबिट्स ए डेफिनेट एफिनिटी फॉर द मीडियम और द सॉल्वेंट, मीडियम या सॉल्वेंट एक ही बात आ गई, ठीक है, कि डिस्पर्स फेज जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के साथ अगर एफिनिटी शो करते हैं उस टाइप के सॉल्ट्स को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, अगर रिपल्शन शो करें तो लायोफोबिक होते हैं, अगर अट्रैक्शन शो करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट्स बोलते हैं। फिलिक का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन या लविंग बोलते हैं। तो 17 में हमारा क्वेश्चन जो ठीक है ऑप्शन वो क्या आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं बच्चों। 18 क्या है, कहते हैं सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मेटल इन द कॉम्प्लेक्स इज, के सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस आप क्या किसको जमा करें, आपके पास मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर और दोनों को जमा करें, आंसर क्या आता है। देखो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स है, एम है ना कोई भी अननोन, ठीक है। अब इसकी पहले आप क्या करें, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लें। आपके पास क्या है, इथाइलिन डाइमाइन एक क्या है, लिगेंड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 2। इस एक इथाइलिन डाइमाइन हो तो वो उसका कोऑर्डिनेशन 2 होते हैं, 2 हैं तो कितना होगा 4 हो गया, ये 4 ये आ गया। अच्छा उसके बाद ऑक्सलेट आयन है, उसके बाद ऑक्सलेट आयन एक मालिक्यूल है और एक मालिक्यूल ऑक्सलेट का जो है तो वो 2 जगहों से बाइंडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड का बेसिकली एनायन होते हैं तो ये 2 जगहों से बाइंड कर, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या है 2 होगा, तो 4 + 2 6 ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें और उसको जमा कर ले, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालें तो क्या होगा, देखो ये तो आगे न्यूट्रल लिगेंड कौन, इथाइलिन डाइमाइन, पहले इसको छोड़ो, पहले क्लोराइड अगर लगाए तो इट्स मीन इसके ऊपर क्या है +1 चार्ज है, एक चीज, ठीक है। अब ये तो न्यूट्रल लिगेंड है इथाइलिन डाइमाइन, अब ऑक्सलेट जो है तो ये क्या है एनायनिक लिगेंड है और एक ऑक्सलेट के ऊपर क्या है -2 चार्ज है, ठीक है, -2 चार्ज है और ऊपर आपके पास क्या है +1 चार्ज है। इसका मतलब है इस मेटल के ऊपर क्या चार्ज होगा बच्चों, कुछ ऐसा चार्ज है जो इस -2 को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, तो -2 इसका मतलब इसके ऊपर क्या होना चाहिए +1 होना चाहिए और एक +1 ऊपर है, तो टोटल चार्ज कितना होना चाहिए +3, तो आपके पास 6 ये आ गया, उसमें 3 ऐड करो, 3 क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, 6 क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपके पास टोटल आंसर कितना बनता है 9। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है जिसमें आंसर क्या आएगा 9 आ जाएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं व्हेन हीटिंग वन एंड ऑफ ए मेटल प्लेट द अदर एंड गेट्स हॉट बिकॉज ऑफ, के मेटल प्लेट को अगर आप हीट करते हो, कोई मेटल है, कोई तार है, कोई रॉड है, तो उसको एक कोने को हीट करते हो दूसरा कोना भी हीट हो जाता है, किस वजह से, सी ऑप्शन करेक्ट है जी। एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन मूविंग टू द अदर एंड, के जो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं दूसरे एंड की तरफ चले जाते हैं जिसकी वजह से वो दूसरे एंड भी क्या होते हैं गर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज काज ड्यू टू, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स आपके पास क्या होते हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिप्लीशन बोलते हैं डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से। और फ्रियॉन्स क्या होते हैं बच्चों, ये आपके पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन हो, क्लोरीन हो और फ्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑफ कार्बन्स कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रियॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है द मेन काज ऑफ एसिडिटी इन द स्टोमक इज, क्वेश्चन नंबर 21 के जो मेन काज है एसिडिटी का वो क्या है, रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक एसिड विच डिक्रीज द पीएच लेवल, ये ए ऑप्शन, यही आपके पास करेक्ट है कि एक्स्ट्रा जो गैस्ट्रिक एसिड है वो रिलीज होता है स्टोमक में किसी भी वजह से जिसकी वजह से पीएच क्या होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है, कहते हैं मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ कैन बी रिप्रेजेंटेड एट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये स्टेटमेंट भी है, और आप प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके कांस्टेंट लगाओ ये भी बनता है, और ये प्रेशर डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऑप्शन भी ठीक है। तो आपके पास कौन सा करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म, कि इनमें से कौन सा ऐसा आपके पास सबस्ट्रेट है जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा SN1 में आप नहीं पता, आपको पता होना चाहिए कि कार्बोकैटायन बनता है और वो कार्बोकैटायन बनते हैं जो स्टेबल होते हैं। तो बच्चों आप पहला ऑप्शन देखें जो कि बेंजाइल क्लोराइड है। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, आपके पास CH2, यहाँ पे Cl और इस साइड पे आपके पास बेंजीन रिंग आ जाता है, ठीक है। अब आपके पास जब ये आपके पास कैटायन बनता है मसलन जब इस पे चार्ज आते हैं, मैं क्लोरीन को यहाँ से हटा देता हूँ, तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन,
ऑल दो के प्राइमरी है मगर ये स्टेबल है। किस वजह से स्टेबल है? क्योंकि ये रेजोनेंस कर सकता है। तो ये वाला जो ए ऑप्शन है बेंजाइल क्लोराइड, ये आपके पास SN1 मैकेनिज्म देगा। अब बाकियों पे चाहो, इथाइल क्लोराइड SN1 मैकेनिज्म नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इथाइल क्लोराइड जो है उसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है वो ये बनता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, जिसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं है, ये स्टेबल नहीं होता। क्लोरोबेंजीन नहीं दे सकते। क्यों? कि बेंजीन के साथ जब बच्चों क्लोरीन लगा होता है तो क्या होता है, ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड करैक्टर होते हैं, इस वजह से। और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी नहीं देख सकता, उसको भी देख लो। क्यों? क्योंकि इसमें भी आप कार्बोकेटाइन बनाओ तो सेकेंडरी बनेगा। ठीक है, तो आपके पास बेंजाइल क्लोराइड देता है। क्यों देते हैं उसका ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये कार्बोकेटाइन बनते हैं जो कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज होते हैं जी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास चूज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन। कि ऐसा प्रोसेस आप ढूंढे जिससे लिक्विड मसलन लिक्विड हाइड्रोकार्बन को गैसियस में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों ना हाइड्रोलिसिस है ना ऑक्सीडेशन, बल्कि सी ऑप्शन क्रैकिंग। इसमें आपके पास क्या होती है क्रैकिंग में बच्चों, कि क्रैकिंग के अंदर होता क्या है कि लार्ज मालिक्यूल है, मसलन ये बहुत ज़्यादा कार्बन एटम है, इसको क्या करते हो, इसको आप हीट करते हो या कैटलिस्ट वगैरह यूज़ करते हो और इसको स्मॉल मालिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हो। अगर ये लिक्विड स्टेट है तो ये गैसियस स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर गैसोलीन बनाने के लिए प्रोसेस यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट टू द रिएक्शन सिस्टम। कि किसी रिएक्शन सिस्टम में जब हम कैटलिस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ओनली, इंक्रीज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्डिंग बट डिक्रीज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज ए। तो ये ऑप्शन सही है कि वो फॉरवर्ड का रेट है इसका भी रिएक्शन को स्पीड अप करते, बैकवर्ड के रेट को भी क्या करते हैं, उसको भी स्पीड करते इक्वली। कैसे? दोनों की जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों रेट को ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये डी ऑप्शन है, ए लिखा हुआ है, ये है बेसिकली डी। ठीक है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है, ये डी ऑप्शन है, ये आपके पास करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 26 है द लिक्विड क्रिस्टल हैव। लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं उनकी क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, द फ्लूइडिटी ऑफ ए लिक्विड एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सी ऑप्शन ये करेक्ट है कि फ्लूइड लिक्विड की तरह फ्लूइडिटी होती है, बहना ना, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड की तरह। किसकी? लिक्विड क्रिस्टल की। दोनों प्रॉपर्टीज होती है, लिक्विड वाली भी क्रिस्टल वाली भी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि द प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड। कि ब्लास्ट फर्नेस से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है बच्चों उसको हम क्या नाम देते हैं? तो आपके पास उसको हम क्या नाम देते हैं? पिग आयरन का नाम देते हैं। बस इसी से रिलेटेड मैं कुछ और एमसीक्यूज भी डिस्कस करता हूँ। बच्चों आपने याद रखना, अक्सर पूछा जाता है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन आपके पास जो ये जो क्वेश्चन था ना 27, उसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ये पिग आयरन। ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना। अब मैं कुछ और बातें बता रहा हूँ। रॉट आयरन जो है ये आपके पास क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, मतलब सबसे प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। क्यों? क्यों मैं सॉरी कार्बन नहीं यार, आयरन की सबसे प्योर फॉर्म है आयरन की। कौन? रॉट आयरन। ठीक है, क्यों प्योर है बच्चों? इसमें कार्बन की परसेंटेज कम होती है। कितना ही परसेंटेज होती है? तकरीबन 0.12 से लेके 0.25 तक, इतनी परसेंटेज होती है कार्बन की। ठीक है, और सबसे इम्प्योर फॉर्म कौन सी है? वो पिग आयरन है जी। कितनी इसमें कार्बन होती है बच्चों? इसमें आपके पास तकरीबन 0.5 से लेके कहाँ तक जाती है? 2% तक जाती है पिग आयरन में। ठीक है, तो आपके पास ये अक्सर पूछा जाता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो वो रॉट आयरन है जी। मैंने कैसे याद किया? वेल्थ से याद किया। W से स्टार्ट हो रहा है ना वेल्थ, उसकी कीमत ज़्यादा होगी जितना प्योर होगा। ठीक है, तो पिग आयरन जो है ये आपके पास क्या है? ये मोस्ट इम्प्योर फॉर्म है। मसलन जिसमें कार्बन की रेशो ज़्यादा ना तो वो इम्प्योर, जिसमें कार्बन की रेशो कम तो वो प्योर। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। कौन सा साइंटिस्ट था जिसने रेडियो एक्टिविटी को क्या किया? डिस्कवर किया। तो आपके पास ऑप्शन सी हेनरी बेकरल। ठीक है, ये साइंटिस्ट है जिसने क्या किया? रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया। बाकियों का भी पता होना चाहिए। जे थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। मैडम क्यूरी ने क्या किया था? कुछ रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था। और रेडियम और पोलोनियम जो एलिमेंट्स हैं इनको डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड ने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो बाकी इसी तरह कंपैरेटिवली आपने बाकी चीज़ों को भी पढ़ना है ताकि आपको उनसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। कहते हैं व्हेन ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू ए वैक्यूम द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उसको वैक्यूम में लेके जाओ तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो याद रखें बच्चों कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो क्या है? डिपेंड करता है नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम के ऊपर।
ठीक है, किसी एलिमेंट्स में कितने रेडियो एक्टिव एटम है उस पर डिपेंड करते हैं, बाकी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। तो हम क्या बोलेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड, ये किसी भी चीज़ से इफेक्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। 30 पे जाएं, कहते हैं फाइंड दी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इनमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से। तो बच्चों ये तो बड़ा ही आसान है, टिन ऑक्साइड, ठीक है, SnO2 ये ऑक्साइड है जो कि आपके पास क्या है, एम्फोटेरिक है। इसको मैं स्टार लगाता हूं बच्चों। इसके लिए मैं एक ट्रिक शेयर करूंगा, जितने भी आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है एक लाइन आपने याद करनी है, उसमें आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मॉर्निंग में मैं इसकी ट्रिक आपके साथ अपलोड करूंगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। तो उसमें आपने सारे मेरी चैनल पे ना एक प्ले लिस्ट है ट्रिक सीरीज़, उसमें मैं अपलोड करूंगा, वहां जाके आपने देखना है, तो ये सारे आपको क्लियर हो जाएंगे, जितने भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं हमारे पास, ठीक है, वो सारे उस ट्रिक से हो जाएंगे जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 है, कहते हैं ग्रेफाइट हैज़ ए स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विद, तो बोरान नाइट्राइड, इसके साथ इसकी क्या है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर सिमिलरिटी कैसे, ये हेक्सागोनल इसकी भी होती है और ग्रेफाइट की भी होती है जी। नेक्स्ट है, कहते हैं इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ द एलिमेंट इज द सेम एज, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड का एलिमेंट है वो सेम होगा कितना, जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कैसे, जैसे आपके पास क्या है, हीलियम, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s2, इसका क्या मतलब है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करते हैं। इसी तरह आप क्या करें, आप सोडियम को देखें, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 11 होते हैं, 1s2, 2s2, उसके बाद 2p6 और 3s1, तो लास्ट में आपके पास 3 आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये थर्ड पीरियड में, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पीरियड के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों, H2SO4 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहते हैं इन विच ऑफ द रिएक्शन इट इज नॉट एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, कहते हैं H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे वो काम नहीं करता। बच्चों आपको सिंपल एक ट्रिक बताऊं ना, जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो, जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या हो, चेंज हो, तो उसमें इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, तो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। मगर जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी तब इट विल नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो पहले में कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, हम छेड़ते ही नहीं है जी। कैल्शियम फ्लोराइड H2SO4, हाँ इसको देखो, बी ऑप्शन करेक्ट है। कैल्शियम की इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, इधर भी क्या है, +2। फ्लोराइड की -1, इधर भी आपके पास क्या है, -1। यहाँ पे H2SO4 को देखो, हाइड्रोजन की क्या है, +1, तो इधर भी आपके पास हाइड्रोजन जो है उसकी क्या है, +1। इधर सल्फर की +6 है, इधर भी सल्फर की +6, इसकी ऑक्सीजन की -2, इधर भी ऑक्सीजन की -2। तो ये जो बी ऑप्शन है ये आपके पास यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम नहीं कर रहा, बाकी सारे रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। नेक्स्ट है फाइंड दी रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा होता है बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, रिडक्शन, रेड फॉर रिडक्शन और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा कि बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज स्लैक लाइम, स्लैक एक होता है क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों इसको जब हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो आपके पास क्या बन जाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, और ये क्विक लाइम होता है अनबुझा चूना, और ये क्या होता है, स्लैक लाइम, जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो ये आपके पास सी ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव, एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टी एमॉर्फस सॉलिड की नहीं है, पहली क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। तीसरा क्या है, रेगुलरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन, कि इनमें से कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो आपके पास एमॉर्फस सॉलिड की हो जी। क्वेश्चन नंबर 37 है, एमॉर्फस सब्सटेंस आर आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक क्या होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपके पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड चेंज करने से जिनकी प्रॉपर्टी की मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने से। कि एमॉर्फस सब्सटेंस आर आइसोट्रोपिक बिकॉज दे हैव सेम वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। तो ए ऑप्शन ठीक है जी, कि जिस डायरेक्शन में भी चेक करें तो इनकी प्रॉपर्टीज आपके पास क्या होंगी, सेम होंगी। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अरेंजमेंट एक जैसी होती है। नेक्स्ट है, ए क्रिस्टलाइन सॉलिड डज नॉट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इट इज, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में इनमें से एक प्रॉपर्टी नहीं होगी, बाकी सारी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है। तो पहला क्या है, एन आइसोट्रोपी, दूसरा क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा क्या है, आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, तो ये क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी नहीं होती, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर एन आइसोट्रोपिक,
ठीक है। डेफिनेट देखो जब वो तो हमारे पास ऑप्शन कौन से सी कि ये वाली प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की नहीं है, बाकी सारी हैं जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, कहते हैं फ्रॉम द बिलो ऑप्शन चूज द करेक्ट एग्जांपल फॉर गैसियस सॉल्यूशन, कि इनमें से आप गैसियस सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल सेलेक्ट करें। गैसियस सॉल्यूशन कौन से होते हैं बच्चों? जिसमें सॉल्यूट भी गैसियस हो, सॉल्वेंट भी गैसियस, जैसे एयर। ठीक है, एयर में सॉल्वेंट कौन सा होता है? नाइट्रोजन, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा हो ना। तो इसमें देखें पहले ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर लिक्विड है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कैम्फोर एंड नाइट्रोजन गैस, सी ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, वाटर फिर लिक्विड नहीं हो सकता। हाइड्रोजन एंड प्लेटियम, प्लेटियम सॉलिड नहीं हो सकता। तो आपके पास क्या है? बी ऑप्शन। कैसे? कैम्फोर आपके पास क्या होते हैं? सब्लाइम सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, कि इसके भी मालिक्यूल गैसियस स्टेट में क्या होते हैं? गए होते हैं, और दूसरी साइड पे क्या होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं। अब इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट पूछे तो नाइट्रोजन गैस आपके पास क्या होते हैं? सॉल्वेंट होते हैं, और कैम्फोर जो सब्लाइम के ऊपर जाते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? सॉल्यूट होते हैं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम होती है। नेक्स्ट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन, किसी सब्सटेंस में सॉल्युबिलिटी, किसी सॉल्वेंट में किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। पहली बात टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा करें सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा। दूसरा प्रेशर, गैसियस के केस में प्रेशर ज़्यादा करें सॉल्युबिलिटी। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यस पोलर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं। और डी ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, सारे ऑप्शन ठीक है जी। What are the condition for gases like carbon monoxide to obey the ideal gas law, कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आइडियल गैस लॉज को ओबे करेगी किस कंडीशन के ऊपर? तो बच्चों जनरल कंडीशन है कि हमारे पास टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, और प्रेशर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, तब गैसेज आइडियली बिहेव करती हैं। तो हम कौन सा ऑप्शन? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, सी ऑप्शन आपके पास क्या है? करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कहते हैं द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोलाइडल पार्टिकल जो अपोजिटली चार्ज प्लेट की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं बच्चों। इस मूवमेंट को, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? तो कैटाफोरेसिस का नाम देते हैं। बी ऑप्शन, ये एक टेक्निक होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, उसमें ये टेक्निक होती है कि आपके पास क्या होती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस के कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं उनकी कोगुलेशन जब कर रहे होते हैं तो वो अपनी रिस्पेक्टिव प्लेट की तरफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाएगा 43, कहते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच? डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी चेंज। कहते हैं इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन हैव द सेम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, कि फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है और रिवर्स जा रहा है, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी सेम है, तब डेल्टा एच क्या होगी बच्चों? जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सेम है, इसका मतलब जितना आगे जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए इतनी ही पीछे आने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चेंज क्या होगी? डेल्टा एच वो जीरो ही होगी ना। ठीक है, तो ये तो तब जीरो नहीं होती जब एक की एनर्जी कम दूसरे की ज्यादा हो, तब एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। तो जब दोनों बराबर हैं तो तब तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट है इन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, जब बेंजीन है उसकी क्या करते हैं? क्लोरीनेशन करते हैं बच्चों, उसकी क्लोरीनेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्लीवेज एसिड वगैरह का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। और जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या होते हैं? क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज होते हैं, ये आपके पास बेंजीन के ऊपर क्या करते हैं? अटैक करते हैं जी। तो ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, कहते फाइंड द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन अमंग द फॉलोइंग। कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटाइन, बात एक ही है, कौन सा फॉलोइंग बच्चों? ये डिपेंड करता है आपके पास पहली बात इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, रेजोनेंस के ऊपर, इन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आप डी ऑप्शन देखें तो जो यहाँ पे जो कार्बोनियम आयन है उसके साथ 2 बेंजीन रिंग लगे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये चार्ज इधर भी डीलोकलाइज हो सकता है, ये इस चार्ज को इधर भी डीलोकलाइज किया जा सकता है, दोनों रिंग के ऊपर। ठीक है, इस वजह से ये जो डी वाला ऑप्शन है ये आपके पास क्या होगा? मोस्ट स्टेबल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। जो आज हमारा वो आपके साथ जो टेस्ट हुआ बच्चों उसकी एक्सप्लेनेशन थी, तो उसमें डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन। अब देखें, अब भी मेरे पास जो टाइम हो रहा है वो 38 मिनट और 5 सेकंड। ठीक है, इतने टाइम में मैंने इसको सॉल्व किया है। इसका मतलब इस टाइम में मैंने सिर्फ सॉल्व नहीं किया, मैंने आपको समझाया भी है। तो आपने जो स्ट्रेटजी मैनेज बराबर करनी है वो ये है कि 45 MCQs आपने क्या करने हैं 1 आवर में। स्टार्ट में इस पे चलने हैं बच्चों, जब इंशाल्लाह मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो यही 45 MCQs इंशाल्लाह आप 45 मिनट्स में आप कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से 1 आवर से लेके यहाँ तक आना है जी। ठीक है, तो इसी तरह आपने क्या करना है, इस टाइम को मैनेज करते हुए इस चीज़ों को सीखना है। विश
यू गुड लक फॉर नेक्स्ट टेस्ट। आप तैयारी करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट भी इसी तरह एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा जी, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हुआ अब भी रजिस्टर होना चाहते हैं तो इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर लें, आपको रजिस्टर किया जाए। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच।